हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में, जिसमें हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे फॉर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। ऑलरेडी हम इस पे काफी सेशंस कर चुके हैं। हम यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन भी कर चुके हैं और मैंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी आप सभी को कराए हैं। बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं रिलेटेड टू यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। उन सभी का लिंक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट को मैं पिन कर दूंगी, जिससे आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, जिससे कि हम एग्जाम तक रेडी रहें। और क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से हमारे कंसेप्ट्स भी साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं, ताकि एग्जाम टाइम तक हम अपने कंसेप्ट्स को भूले नहीं। बिकॉज एज यू ऑल नो कि अभी तक कोई एग्जाम की डेट हमें फाइनल नहीं दी गई है, बट स्टिल हमारा काम पढ़ना है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे, इधर उधर की चीजों पे नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर्ड रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इवेलुएट वेदर दे आर बीइंग कंडक्टेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू है सिस्टम का या फिर प्रोसीजर्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम इसलिए इवेलुएट करते हैं, इसलिए उसे यूज करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट या फिर इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडिट्स दिए हैं। सबसे पहले दिया है फाइनेंशियल ऑडिट। पहले हम एक एक करके ऑप्शन का मीनिंग समझते हैं और मीनिंग समझने पे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहला है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब होता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप उन्हें चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। एक ऑडिटर आपने अपॉइंट किया जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करेगा, अच्छे से उन्हें चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा और आपको बताएगा। सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट होता है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चल रही सेफ्टी प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट करते हैं। एक वर्क प्लेस में किसी भी एम्प्लॉय को क्या क्या सेफ्टीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, इसके बारे में जब आप ऑडिट करवाते हैं, दैट इज सेफ्टी ऑडिट। थर्ड, मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट है इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम, अपने सिस्टम का ऑडिट करवाना, या फिर मैं कहूं आपका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस जो आपने पढ़ा है क्लास 12 में भी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरे के पूरे स्टेप्स आपने डिटेल में अपनी क्लास 12 में पढ़े हैं। तो जब हम इन पूरे स्टेप्स को अच्छे से इवेल्युएट करते हैं, अच्छे से इनका इवेल्युएशन करते हैं, इन्हें वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, तो उसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, उसके ऑडिट को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, देन आता है आपका कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट क्या है? कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंट्स बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस पर कॉस्ट लगती है। ठीक है, उसके रॉ मटेरियल को लाने में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होने में, लेबर्स को कुछ पे करने में, सामान को जब लेकर आते हैं तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन खर्चे होते हैं, टैक्सेस होता है, प्रॉफिट ऐड करते हैं, तब कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करते हैं, तब जाके एक फाइनल प्राइस बनता है। तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट के बनने में जो बनने की प्रोसेस होती है, जिसे हम जैसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंट, है ना, सारे के सारे रिलेटेड टू योर कॉस्ट, जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स है उन्हें आप कॉस्ट अकाउंट में शो कर रहे हैं, या फिर आप इसे एक और टर्म कहते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है,
तो कॉस्ट अकाउंट या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन करना, इन्हें अच्छे से एग्जामिनेशन करना आपका कहलाता है कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा कि जब आप स्ट्रक्चर्ड रिव्यू कर रहे हैं एक सिस्टम का, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसीजर इस्तेमाल होते हैं ये इवेल्युएट करने के लिए कि वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। वैसे ये दो टर्म्स आपने सिंपल मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट ऑडिट। आई होप क्लियर है आप सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which cost audit is conduct under the direction of? Cost audit is conducted under the direction of. देखिए कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कॉस्ट ऑडिट का मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स या फिर मैं कहूँ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट अकाउंट्स या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन करना, ठीक है, एग्जामिनेशन करना। तो इसे कौन कराता है? देखो इसे करवाती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑडिट जो है वो किसकी डायरेक्शन पे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे होता है। जब वो देखती है कि कंपनीज का जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है या फिर हमारे क्राइटेरिया से ज्यादा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपका आता है रूल 3, जिसमें हम दो कंपनीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसे कहते हैं टेबल ए, जिसमें आता है आपका रेगुलेटेड सेक्टर, और टेबल बी जिसे हम कहते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिमिट होती है टर्नओवर के बेस पे कि 50 करोड़ तक अगर आपने अपना टर्नओवर जनरेट किया है तो इस केस में आपका कॉस्ट ऑडिट करना जरूरी है, ठीक है। और ये तो है सिर्फ पिछले ईयर का टर्नओवर। अगर एग्रीगेट की बात करते हैं तो उसकी लिमिट आती है 25 करोड़। वहीं अगर हम बात करें नॉन रेगुलेटेड की तो पर ईयर 100 करोड़ है, और अगर एग्रीगेट लेना चाहें तो कितनी आती है? 35 करोड़। तो ये कुछ लिमिट है जो हमारी गवर्नमेंट ने तय करी है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किन किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करना जरूरी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, मैनेजमेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स टू। मैनेजमेंट ऑडिटर, मैनेजमेंट ऑडिट मैंने आपको बताया। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ऑडिट करवाते हैं, आपने एक पर्सन अपॉइंट किया, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आपने एक पर्सन अपॉइंट किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से ऑडिटिंग करिए, हमारा बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट हम आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन ने कहा ठीक है मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ऑडिट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस ऑडिटर ने सारी की सारी चीजों को अच्छे से देखा, अच्छे से परखा, और इसे कुछ बातें पता चली। वो बातें पता चली तो इसने बनाई अपनी एक रिपोर्ट। वो सारी बातें इसने अपनी रिपोर्ट में लिख दी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सजेशंस है मेरी तरफ से, या क्या कमियां हैं जिस वजह से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये सारी बातें रिपोर्ट में लिखने के बाद ये गया किसके पास? भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने ही एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट किया था अपनी मैनेजमेंट का ऑडिट करवाने के लिए। तो जब आप मैनेजमेंट का ऑडिट करवाते हैं तो जो मैनेजमेंट ऑडिटर है वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो सिंपली आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उन्हें अपॉइंट करे, उन्हें रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जिसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग। जब अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको सबको पता है अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं। ट्रांजैक्शन से ही बात शुरू होती है सारी की सारी कि भाई ये ट्रांजैक्शंस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पे है भी या नहीं, ठीक है। और आप ये भी देखते हैं कि ये क्या ये ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ये सारी चीजें आप देखते हैं, देन आपका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जनरल से लेकर लास्ट में फाइनल अकाउंट्स तक ये पूरा का पूरा आपका अकाउंट प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आई होप ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको पता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं? पोस्टिंग रिकॉर्ड करते हैं, ये तो कोई सेंस नहीं बना। नॉन क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट, ऐसे इकोनॉमिक इवेंट जिनको हम कोई क्वांटिटेटिव
एक क्वांटिटी वैल्यू नहीं दे सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्या हम ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कोई क्वांटिटी है ही नहीं, कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है? नो। ये अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट। हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. So, according to the provision of Income Tax Act 1961 pertaining to income under the head salaries. अच्छा, इनकम अंडर हेड सैलरीज, पहले तो आपको पता है ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर हम 5 हेड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है? सैलरी आता है इसके अंदर आपका, हाउस प्रॉपर्टी आता है आपका, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है आपका, ठीक है? आपका अदर सोर्सेज आते हैं इसमें। तो ये सारे के सारे हेड्स क्या हैं, आपके इनकम टैक्स का पार्ट बनते हैं, ठीक है? आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ठीक है? कैपिटल गेन रह गया, इसे मैं ठीक से लिख देती हूँ, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स है जहां से हम क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स में इनकम निकालते हैं कि कितनी आई है टोटल, देन उस पर टैक्स चार्ज करते हैं। तो हमसे पूछा कि जब हम बात कर रहे हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज की बात कर रहे हैं, सो अंडरग्राउंड अलाउंस आपको पता है ना, हमने टॉपिक पढ़ा है परक्यूजिट्स एंड अलाउंसेस, ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है? तो जो अलाउंसेस होते हैं, कौन से अंडरग्राउंड अलाउंसेस किसी भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जो बहुत एक ऐसी कंडीशन में काम कर रहा है जो कि बहुत अपोजिट है, मतलब बहुत ऐसी है कि आप उसमें सरवाइव करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, जानलेवा जो आपके लिए कोई भी काम हो सकता है, ऐसे एम्प्लॉय को अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है, जैसे कि माइंस वगैरह में होता है ना? तो अंडरग्राउंड अलाउंस जो है ये एग्जेम्प्ट होता है अप टू, तो देखो मैंने आपको अलाउंस करवाए हुए हैं अलाउंसेस, उन सब में लिमिट्स भी बताई गई हैं, उन्हें ध्यान रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड दिस इज योर PYQ। मैंने PYQ से ही ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है एग्जेम्प्ट अप टू 800 रुपीज पर मंथ, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 सेक्शन 194 IA, किसका सेक्शन है ये है आपका TDS का सेक्शन, ठीक है? ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स दैट टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन। देखो आपका जो सेक्शन है 194 IA, ये क्या कहता है, बेसिकली ये सेक्शन बात करता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसमें आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता, ध्यान रखना, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एज पर सेक्शन 194 आई, अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो आपको 1% TDS भरना होता है। लेकिन अगर आप अप टू ₹50 लाख तक उसका परचेज कंसिडरेशन है, अगर सिर्फ 50 लाख तक उसका परचेज कंसिडरेशन है, तब आपको TDS चार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ₹1 भी अमाउंट ऊपर जाएगा, 50 लाख से ऊपर जाएगा अमाउंट, तो आपको 1% TDS फिल करना होगा, ठीक है? तो आपसे यही पूछा है कि कब, कितने अमाउंट से कम आप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो आपको TDS पे नहीं करना होता, दैट इज ऑप्शन ए, 50 लाख रुपीज, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अकाउंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ओके, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड, भाई कुछ डेट था, किसी ने आपसे पैसा लिया और वो गायब हो गया, आपने लिख दिया भाई ये मेरे बैड डेट्स हो चुके हैं, अब पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, कुछ टाइम बाद वो पैसा रिकवर कर लिया गया,
और आप बहुत ज्यादा खुश हो गए। खुश होकर आपने क्या करा, आपने उसे क्रेडिट कर दिया डेटर्स अकाउंट में। इतना ज्यादा खुश हो गए कि उसे डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मुझे बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जरूरत से ज्यादा खुशी हो जाती है जब, तो अक्सर गलतियां भी हो जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी गलती हो गई और आपने डेटर अकाउंट में से क्रेडिट कर दिया, जबकि इसे कहाँ करना चाहिए था, आपको इसे बैड डेट रिकवर्ड नाम से शो करना था, बैड डेट रिकवर्ड नाम से। इसीलिए ये स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हमें करेक्ट फाइंड करना है, पहली गलती हमें मिल गई। दूसरा स्टेटमेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जब प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करते हैं, उस पर डिस्काउंट देते हैं, इज नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब क्रेडिटर्स पे आप डिस्काउंट देते हैं तो वो इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहां पे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लगा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोविजन जब आप क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट करना कंजर्वेटिज्म का ही पार्ट है, मतलब कंजर्वेटिज्म रूल है, इसीलिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। लेकिन उस पर जब डिस्काउंट दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कह रहा है, नहीं। इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे नॉट लिखा है, अगर नॉट नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता। तो आपको अपना आंसर तो मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बोला है स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव इन एडवांस। आप एडवांस में इनकम रिसीव कर रहे हैं, आपने उसे डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया अपने इनकम अकाउंट को। अब मुझे बताओ, आपने इनकम रिसीव करी है ना, इनकम रिसीव करी, तो आपने एडवांस में किससे पैसा ले लिया लेकिन अभी आप नहीं किया, तो ये आपका एसेट बनेगा या लायबिलिटी? मैम ये हमारा लायबिलिटी बनेगा। लायबिलिटीज का बैलेंस किस साइड से इंक्रीज होता है, ये क्रेडिट से इंक्रीज होता है। तो आपने डेबिट क्यों किया, गड़बड़ हो गई, एंट्री उल्टी कर दी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन कहाँ आते हैं भाई, प्रोविजन P&L अकाउंट में आप शो करते हैं इनको, है ना। तो आपने सन्ड्री डेटर्स में, डेटर्स अकाउंट में डेबिट कैसे कर दिए, P&L में आते हैं, देन आप इसकी बैलेंस शीट में अगर एंट्री करेंगे तो बैलेंस शीट में आप इसे लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अगर आप इसे माइनस कर रहे हैं तो एसेट साइड में जो आपके डेटर्स बैठे हैं उसमें से आपको अमाउंट को डिडक्ट करना होगा, है ना। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में डेबिट ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम है ना, इस पे मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पे आपको सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, सेल्फ लेजर सिस्टम, ये वाले जो क्वेश्चन है और टॉपिक है वो करवाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आपसे उससे रिलेटेड पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम की बात होती है, देखो एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। इट इज एन अकाउंट विच हेल्प्स कंप्लीट द डबल एंट्री इन ईच लेजर एंड मेक्स इट सेल्फ बैलेंसिंग। ये मैंने आपको करवाया था कि क्योंकि जो है आपको डबल एंट्री करनी है ना, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, तो आप एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं रिस्पेक्टिव लेजर्स का जो आप उसमें प्रिपेयर करेंगे। फिर आपका क्रेडिटर्स लेजर, आप क्रेडिटर का लेजर बना रहे हो जिसमें सारे के सारे क्रेडिट कि आपने कितने कितने लोगों से सामान उधार लिया है। डेटर्स कितनों को उधार दिया है, उन सभी की एंट्रीज एक ही अकाउंट में। अ लेजर कंटेनिंग द पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रेड डेटर्स। अच्छा, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स आते हैं अदर देन पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेड डेटर्स एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने इनका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करा है। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट गलती नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे सभी में से हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी मैंने आपके PYQ से ही लिया है, वहीं से मैंने इसको ऐड किया है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करा रहे हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। क्या कह रहा है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस और बोनस एज वेल एज क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द damage suffered by property due to fire or some other calamity। आप जब ऑडिटिंग कराते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो ये आपके लिए यूजफुल होता है
कोई भी झगड़े हो रहे हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस को लेकर, बोनस को लेकर कोई क्लेम कर रहा है, तो आप दिखा सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके कि देखिए अगर हम आपको हायर वेजेस पे नहीं कर रहे हैं तो उसका कुछ रीजन है। ये रहे हमारे ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें क्लियरली मेंशन है कि हम उतने कैपेबल है ही नहीं आपको पे करने के लिए, है ना। तो सही बात है कि आपका ऑडिट इसमें हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और हमें गलती ढूंढनी है जिसमें हम बहुत माहिर हैं, तो बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इट डज नॉट एक्ट एज अ मॉरल चेक। कह रहा है कि ऑडिट जब हम करवाते हैं वो एक मॉरल चेक की तरह काम नहीं करता फॉर एम्प्लॉइज, उन लोगों के लिए जो लोग क्या कर रहे हैं, डिफेल्केशंस और एम्बेजलमेंट। इसका मतलब होता है कुछ गलत एक्ट करना, ठीक है, जैसे कि चोरी करना, थेफ्ट, या फिर कोई मिसयूज करना मनी का, या फिर अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है बाय सीनियर पर्सन, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप भरोसा करते थे, ठीक है। तो ऑडिट जो है मॉरल चेक की तरह काम नहीं करता उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने क्या करा है, कोई गलत काम करा है, जो एक तरीके से बड़े, उनसे जो बड़े पर्सन हैं या उनसे जो हायर लेवल पे अथॉरिटीज है उनके गलत करने की वजह से एम्प्लॉयज को यहाँ पे सफर करना पड़ता है और एक मॉरल चेक नहीं देता। क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है? यहाँ पर नोट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑडिटिंग से ही तो सारे चिट्ठे खुलते हैं कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ है, किसने कहाँ घोटाला किया, सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। लो, गलती हमने पकड़ ली, ऑप्शन बी हमें अपना आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग द लायबिलिटीज ऑफ टैक्सेस। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं वो हमें टैक्सेस की लायबिलिटी को सेटल डाउन करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। If safeguards the financial interest of person who are not associated with the management of the entity, whether they are partners, shareholders, bankers, financial institutions, public at large। जब आप ऑडिटिंग करवाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो ये आपके जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो सेफ गार्ड करता ही है, बट जो लोग आपके स्टेक होल्डर्स नहीं है उन्हें भी सेफ गार्ड करता है आपकी ऑडिटिंग। एक तरीके से आपका ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाने से। तो एक नॉर्मल पर्सन भी आपकी कंपनी के बारे में अपना एक ओपिनियन दे सकता है ना। तो ये सेफ गार्ड करता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट उन सभी लोगों का जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है एज वेल एज जो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, जो कि आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन केस ऑफ अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन स्पेसिफाइड अमाउंट, दैट इज, कितना है बताना है आपको। द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, अगर 1 करोड़ तक का फ्रॉड है ना, फ्रॉड अप टू 1 करोड़, ठीक है, तो यहां पर ऑडिटर को जाकर क्या करना होगा, तुरंत से ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करना होगा इस फ्रॉड के बारे में। और ये बात लिखी गई है सेक्शन 177, और ये करना होगा विद इन 2 days, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर जब ये फ्रॉड कमिट हुआ है, ये जैसे ये फ्रॉड आपकी नॉलेज में आया है एक ऑडिटर के, वैसे ही इसे तुरंत ऑडिट कमेटी को जाकर बताना होगा। तो कितना अमाउंट है यहाँ पे, अप टू 1 करोड़ रुपीज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 12th पे है। क्वेश्चन नंबर 11, गुड्स वर्थ ₹30,000 हैव बीन सेंट बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने ब्रांच में अपने कुछ गुड्स भेजे हैं 30,000 के, ठीक है, लेकिन ब्रांच वालों के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक के ही गुड्स पहुंचे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस फॉर गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ ₹10,000। गुड्स इन ट्रांजिट है भाई, अगर 30,000 में से सिर्फ 20,000 गुड्स पहुंचे, इसका मतलब 10,000 के गुड्स अभी रास्ते में। अब गुड्स रास्ते में है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये क्वेश्चन आपका अगेन पीवाईक्यू है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था ब्रांच अकाउंट्स वाला, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट, वहां पे ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। अमाउंट वहां अलग थी, शायद 65,000 थी, और ऐसे कुछ कुछ वहां पे अमाउंट थी। वो भी एक पीवाईक्यू था, ये भी एक पीवाईक्यू है। सेम अमाउंट के साथ एक दूसरी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ब्रांच अकाउंट से आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ के जानी है, क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपको खुद से बता रही है कि आपको क्या क्या पढ़ना है।
तो सिंपली इसकी एंट्री क्या होगी, वहां पे ही मैंने आपको बताया था भाई ट्रांजेक्शन की बात हो रही है कि गुड्स इन ट्रांजिट है, और ये कौन से गुड्स हैं जो हेड ऑफिस ने भेजे हैं, है ना। तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू सिंपल हेड ऑफिस अकाउंट, जीआईटी अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, ये और आपकी अमाउंट आ जाएगी 10,000 कि 10,000 के गुड्स अभी भी गुड्स इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में है, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्या करेक्ट बातें हैं, क्या ये राइटिंग में होना चाहिए, बिल्कुल राइटिंग में होना चाहिए। कल के दिन इंसान बोले कि भाई तुम झूठ कह रहे हो कि तुमने पैसे लिए हैं, है ना, ऐसे मुकर जाए अपनी बात से तो फिर क्या होगा, तो इसलिए राइटिंग में होना जरूरी है। इट मस्ट बी डेटेड, उस पर डेट होनी चाहिए पर्टिकुलर, बिल्कुल। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और आपका प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आप किसी को ऑर्डर टू पे बोलते हैं, मतलब आप किसी दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, आप खुद से बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं, सामने वाले का साइन करवा रहे हैं कि भाई तुमने मुझे 3 महीने बाद या 2 महीने बाद इतने पैसे देने हैं। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, प्रोमिसरी में इसका मेकर खुद ही बोलता है कि भाई आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। तो यहां पर होता है ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर, और यहाँ पर होता है ऑब्लिगेशन टू पे, है ना, ध्यान रखना है इसमें। सो द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, ये भी क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने आई गेस 12 क्वेश्चंस, हाँ 12 क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं रिलेटेड टू योर ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, कुछ टाइम निकाल कर आप पढ़ रहे हैं, तो जरूरी जाहिर सी बात है आप सभी को इसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, और इस वीडियो के नीचे भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे जितने भी आपको लिंक्स रिक्वायर्ड हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और प्रीवियस जो वीडियोस हैं उन्हें भी देख लीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, आपको हेल्प करेंगी। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।